स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गणेश चौहान, बॉटनी फैकल्टी CLC सीकर। हम लोग साइटोलॉजी में ख़ास तौर से क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे हैं। क्रोमोसोम में अभी हम लोगों ने उनके टाइप्स की स्टडी की है, आइडियोग्राम, कैरियोटाइप, इन सब चीज़ों को स्टडी किया है, सी वैल्यू की स्टडी की है। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो 12th की NCERT में DNA पैकेजिंग के नाम से स्टडी कराएगा। तो उसे अगर अपन यहीं पर समझ लेते हैं तो एक क्रोमोसोम का जो मॉलिक्यूलर विन्यास है, आखिर क्रोमोसोम में कौन सी चीज़ किस तरीके से व्यवस्थित होती है, ये सारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का आणविक विन्यास। इसे समझने के लिए हमें एक साइंटिस्ट को स्टडी करना होगा, वो है डुप्रा। ठीक है, डायग्रामेटिक स्टडी है। एक साइंटिस्ट हुए हैं डुप्रा। डुप्रा ने क्या कहा था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्चुअली इस तरीके से क्रोमेटिन थ्रेड के बार बार कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन से बनते हैं। ये एक क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से जनरेट होता है, ऐसे। ये डायग्राम हमें NCERT में भी नजर आता है। इसमें यहाँ सेंट्रोमियर है, ये बीच का हिस्सा सेंट्रोमियर कहलाएगा, दिस इज सेंट्रोमियर। यहाँ एक एक्स्ट्रा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम काइनेटोकोर कह सकते हैं, ऐसे। तो ये एक्सप्लेन किया था फोल्डेड फाइबर मॉडल, फोल्डेड फाइबर मॉडल बाय डुप्रा, DU डुप्रा। एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसे दिया था फोल्डेड फाइबर मॉडल। इनके अकॉर्डिंग क्या था, ये क्रोमेटिन है, क्या है ये, क्रोमेटिन। ये बार बार रिपीटेडली फोल्ड हुए और उससे कहीं ना कहीं ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ है। ये है काइनेटोकोर एंड दिस इज सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम। अगर हम आधे की बात करें तो ये आधा हिस्सा कहलाएगा क्रोमैटिड, क्रोमैटिड कहलाएगा, क्रोमैटिड। या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक मोनाड क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो क्रोमैटिन थ्रेड हैं, इनको अगर इनलार्ज किया जाए, ऐसे इस जगह से इनलार्ज किया जाए तो हमें क्या नजर आएगा, मतलब ये तो हो गए क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड कुछ ऐसे, तो ये क्रोमैटिन है ना। क्रोमैटिन को फिर इनलार्ज किया जाए, ऐसे इस हिस्से को इनलार्ज किया जाए तो हमें इसमें कुछ ऐसे नजर आएगा, एक ऐसे 6 कुछ ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे और उन पर हमें DNA का थ्रेड नजर आएगा। तो क्रोमोसोम में डिफरेंट कंपोनेंट किस तरीके से अरेंज्ड है, व्यवस्थित हैं, हम इसे समझने जा रहे हैं। अभी एकदम से तुम्हें समझ में नहीं आएगा,
क्रोमैटिन से बने हैं क्रोमोसोम। कह सकते हैं कि क्रोमैटिन ने क्रोमैटिड को बनाया, दो क्रोमैटिड आपस में जुड़ गए तो एक क्रोमोसोम बन गया। ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कहते हैं। मतलब 6 न्यूक्लियोसोम प्लस डीएनए, ये आपस में मिलकर सोलेनॉइड का फॉर्मेशन करता है। अब हम यहाँ से 3 न्यूक्लियोसोम को बाहर लेते हैं, तब सारी बातें हमारी क्लैरिफाई होंगी। अगर हम यहाँ से इतने हिस्से को एलेबोरेट करें, इनलार्ज करें, तब हमें कुछ और नजर आएगा, दिखाई देगा। तो वो कुछ ऐसे 1 2 एंड ये तीन राउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर मैंने लिए हैं। एनसीईआरटी ने डीएनए पैकेजिंग में ऐसा दिखाया है। अब इनमें है क्या, इनमें किस चीज़ की प्रेजेंस है? तो ये एक्चुअली न्यूक्लियोसोम, अभी हम एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। इन न्यूक्लियोसोम में ये जो सर्कल है इसे हम केंद्रीय कण कहेंगे, कोर पार्टिकल कहेंगे। इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन मौजूद, वो है H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4। इसमें बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ऑक्टामर फॉर्म में ये प्रोटीन पार्टिकल्स यहाँ पर अरेंज होते हैं, मौजूद होते हैं। इसे हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन, वो इस तरीके से हैं। इन्हें हमें स्फेरिकल फॉर्म में लिया है, यहाँ हमने ब्लैंक छोड़ा है। क्यों छोड़ा है वो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली इनके ऊपर डीएनए प्रेजेंस होता है। अब वो डीएनए किस तरीके से मौजूद होते हैं? तो डीएनए, अच्छा यहाँ एक और चीज़, यहाँ मौजूद है H1, 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 ये इसे हम लिंकर हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अब इनमें इस तरीके से डीएनए बाहरी हिस्से में अरेंज रहते हैं ऐसे, और ये इस H1 से जाके जुड़ जाता है। राउंडिंग होती है 1.75 या 1 सही 3/4। ये देखो, फ्रंट बैक साइड, फ्रंट बैक साइड, और ये H1 से जाके जुड़ जाता है। अब इसे हमने ब्लैंक क्यों रखा है? उसकी वजह ये है कि ये चीज़ हमें इसमें बहुत अच्छे से नज़र आ जाएगी कि आखिर ये डीएनए किस तरीके से कॉइलिंग करता है। तो वो कुछ ऐसे करता है। यहाँ पर भी एक H1 पार्टिकल मौजूद होगा, ये हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये जो रेड कलर में हमने लिया है, एक्चुअली ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। तो हम डीएनए को एक बार इस तरीके से भी अरेंज करना चाहेंगे। यहाँ पर एडेनिन सामने थाइमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन सामने साइटोसिन से जुड़ेगा। एडेनिन थाइमिन, अगर इसे हम 3' एंड मानते हैं तो ये 5' एंड होगा। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। ये जो धागा आपको दिखाया गया है रेड कलर से, वो एक्चुअली इसमें डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम एक एक की स्टडी करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से ये स्ट्रक्चर, इसमें एक H1 को इंक्लूड करेंगे और बाकी ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन। तो ये इतना जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली है न्यूक्लियोसोम।
क्या है ये? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम एक को, इस न्यूक्लियोसोम में है क्या क्या? न्यूक्लियोसोम को हम नू पार्टिकल भी कहते हैं, नू पार्टिकल। ऐसे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, हमें समझ में आना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या है? ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन, ऑक्टामर ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन। ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन का मतलब क्या? ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन का मतलब है H2A, H2B, H3, H4, ये डबल है, 2 इसलिए हमने जोड़ दिया तो ऑक्टामर हो गए। प्लस इसमें क्या होगा? प्लस इसमें है H1 हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ये इसमें प्रेजेंस है। प्लस इसमें क्या है? प्लस है इसमें 200 न्यूक्लियोटाइड, क्षार युग्म युक्त डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, लेकिन उसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की संख्या कितनी है? 200। न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से मतलब क्या है? जैसे मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया है, इसमें एक एडेनिन थाइमिन के साथ बेस है, दूसरा ग्वानिन साइटोसिन के साथ में एक पेयर है, तो ये नाइट्रोजन बेस कहलाते हैं। मतलब ये कि यहाँ जो डीएनए यूज किया जा रहा है उसमें कायदे से 200 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं, और इस वजह से हम इसकी डिस्टेंस और दूसरी चीज़ों को भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वाटसन क्रिक मॉडल में डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स की जो डिस्टेंस है वो फिक्स बताई गई है, वो 34 एंगस्ट्रॉम बताई गई है, 3.4 nm बताई गई है। तो उस लिहाज से हम 200 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स का जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी लंबाई भी काउंट कर सकते हैं, और इसकी हम इस बाहरी हिस्से पर जो राउंडिंग है उसे भी समझ सकते हैं। तो ये डीएनए हो रहा है क्षार युग्म युक्त डीएनए, वो भी कैसा है? डबल स्टैंडर्ड, जो 1.75 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 केंद्रीय कण या कोर पार्टिकल, केंद्रीय कण पर आवृत होता है, मतलब बाहरी हिस्सों से ये आवृत होता है। इसे भी याद रखना है, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है, 1.75 या 1 सही 3/4, ये राउंडिंग करता है। अब बात आती है तो फिर ये क्या है? इसे क्या कहोगे? ये एक और खास स्ट्रक्चर है यहाँ, ये इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से समझ, ये सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा नहीं।
इसे हम कहेंगे कोर पार्टिकल। क्या? कोर पार्टिकल। इसे हम कहेंगे केंद्रीय कण। केंद्रीय कण ऐसे। इसमें क्या खास बात है? इस केंद्रीय कण में क्या क्या चीज़ है? तो इसमें एज इट इज ऑक्टामर, इसमें कह सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन, ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन। ओबियसली ऑक्टामर का मतलब यही होगा कि इसमें ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है। ओबियसली हमें डायग्राम में भी नजर आ रहा है। इसमें H1 नहीं होगी, याद रहे। प्लस क्या है? प्लस इसके अंदर है 146 न्यूक्लियोटाइड NBPS। इसका मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स मतलब नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म युक्त DS DNA, ये होगा 146 होगा। क्यों 146? क्योंकि ये DNA का हिस्सा इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। मतलब ये DNA का हिस्सा इसमें सम्मिलित की नहीं किया है। सिर्फ इतना DNA सम्मिलित किया गया है जो सिर्फ कोर पार्टिकल पर मौजूद है। अच्छा, यह है ऑक्टामर। हिस्टोन प्रोटीन पर बाहरी सतह से वही राउंड सेम करेगा 1.75, या फिर हम बात करें तो 1/3/4 घेरा लगाता है। ये बाहरी सतह पर 1.75, राउंडिंग सेम होगी। राउंडिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, राउंडिंग सेम है क्योंकि ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है। अब आप ये बात समझ सकते हो कि ये हिस्टोन प्रोटीन और जो DNA मॉलिक्यूल है आखिर ये एक दूसरे पर अरेंज हैं ही क्यों? तो हम कह सकते हैं कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, कौन है? हिस्टोन प्रोटीन। ये कैसी है? ये क्षारीय है। सारी क्यों है क्षारीय? तथा धनात्मक प्रोटीन। क्षारीय भी है, धनात्मक भी है, क्योंकि लाइसिन तथा आर्जिनिन अमीनो अम्ल अधिक होते हैं। क्या अधिक होते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन
ये इनमें ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा होने के कारण ये कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव चार्ज और ये क्षारीय प्रकृति के। अब बात करी जाए डीएनए, तो डीएनए का क्या कैरेक्टर है? तो डीएनए के लिए हम कह सकते हैं डीएनए जो है ये है डीएनए ये है अम्लीय तथा ऋणात्मक आवेशित ऋणात्मक आवेशित अणु। अब सोचो, डीएनए हम सब जीवों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण घटक है। इसी की बदौलत हमारी ज़िंदगी संभव होती है, जीवन की प्रक्रियाएं चलती हैं। यही है जो हमारी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी और आनुवांशिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अगर ये स्थायी तो प्रदर्शित नहीं करेगा, अगर ये स्थायी नहीं होगा तो हमारे जीवों का जीवन संभव नहीं होगा। हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकते, प्लस आनुवांशिकता में भी भाग नहीं ले सकते। इसलिए नेचर में डीएनए का स्थायी होना, स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वाटसन क्रिक के मॉडल में की जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पर डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, इसको सिद्ध करने के लिए डीएनए आरएनए में एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। वहाँ ये बात समझी जाती है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्थायी होता है, और जो ज़्यादा स्थायी होगा उसी को हम आनुवांशिक पदार्थ मानते हैं। इसमें हम देखें तो यहाँ स्थायित्व तो कौन दे रहा है डीएनए को? तो डीएनए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, अम्लीय मॉलिक्यूल है, तो जाहिर सी बात है ये आवेशित स्वरूप में होगा। तो आवेशित स्वरूप नेचर में कभी भी लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इसीलिए इसे किसी न किसी से कंबाइंड होकर रिएक्शन करके या किसी की प्रेजेंस में इसे स्टेबलाइज होना होगा, इसे अपने आप को स्थायित्व प्रदान करना होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि नेचर में जो क्रोमोसोम हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, उन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन को भी रखा जाता है या व्यवस्थित की जाती है। ये याद करो, प्रोकैरियोट यूकैरियोट का जब जनरल इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो वहाँ एक कैरेक्टर आता है कि प्रोकैरियोट के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, इसीलिए उसका डीएनए बिखरा पड़ा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म में होता है। लेकिन यूकैरियोट के अंदर क्रोमोसोम की व्यवस्था बहुत अच्छे से होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है, और इसीलिए हम यहाँ इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है अम्लीय, तो उसे न्यूट्रल करेगा ये क्षारीय नेचर हिस्टोन प्रोटीन का। क्षारीय प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक है, जबकि डीएनए ऋणात्मक प्रोटीन है, तो ऋण धन से न्यूट्रल होगा और क्षारीय अम्लीय एक दूसरे से कंबाइंड होकर स्टेबिलिटी मोड में इस स्ट्रक्चर को बदलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूकैरियोट क्रोमोसोम को बनाने में हिस्टोन प्रोटीन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्टोन प्रोटीन में जो नेचर आया है अम्लीय क्षारीय प्रकृति तथा उसका धनात्मक आवेशित फॉर्म, तो ये उनमें उपस्थित अमीनो अम्ल की वजह से आता है। ये अमीनो अम्ल खास तौर से आर्जिनिन एंड लाइसिन है, एनसीईआरटी में लिखा है, बहुत बार इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये और ये H1 जो होता है इसे हम कहते हैं लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्यों कहते हो लिंकर? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक न्यूक्लियोसोम और दो न्यूक्लियोसोम
दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पर इसमें हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए लगभग समान मात्रा में प्रेजेंस होते हैं, 40-50 का रेशो होता है। तो ये मौजूद हैं और ये बार बार फोल्ड होते हैं, फोल्ड होने के बाद में सोलेनॉइड में कन्वर्ट होते हैं। समझ गए? मतलब 6 न्यूक्लियोसोम डीएनए के साथ फोल्ड होते हैं, कॉइल होते हैं और उससे बनता है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से बनता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से बनता है क्रोमेटिड और क्रोमेटिड से बनता है क्रोमोसोम। अब जब क्रोमोसोम इस तरीके से व्यवस्थित हो जाता है, इसी दौरान कहा जाता है कि इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। ये इनकी कॉइलिंग और कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया में मदद करते हैं और इसी पर जो मैट्रिक्स रीजन होता है उसमें एमआरएनए, आरआरएनए के दूसरे फॉर्म भी प्रेजेंस हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक गुणसूत्र के अंदर रासायनिक विश्लेषण किया जाए तो गुणसूत्र में हमें 4 कंपोनेंट नजर आते हैं, एक डीएनए, एक हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा आरएनए और वहाँ पर हमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलेंगे। प्रोटीन 2 तरीके के, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, डीएनए एंड आरएनए, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी काम की है। आगे चल के हमें बहुत सारी चीज़ों को इससे रिलेटेड समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ है ना। अब हम, मेरे हिसाब से आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से हम समझ रहे हैं कि एक क्रोमोसोम में डिफरेंट कंपाउंड किस तरीके से अरेंज्ड हैं, किस तरीके से व्यवस्थित है। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पर एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे एक क्रोमोसोम है ना, तो क्रोमोसोम में ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप में एक पूरा क्रोमोसोम है ना। ये क्रोमोसोम मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये क्रोमेटिड है और ये क्रोमेटिड है। ठीक है, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड, इसी को हम कह सकते हैं मोनाड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मोनाड, मतलब एक क्रोमेटिड को हम मोनाड भी कह सकते हैं और दोनों क्रोमेटिड को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्रोमोसोम। ये डायड के फॉर्म में होता है, इसे हम डायड कहते हैं, मोनाड एंड डायड। तो दोनों, इसीलिए इस बात का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली एनसीईआरटी ने लिखा है, सेल डिवीजन में पढ़ने को मिलेगा कि ऐस अवस्था में डीएनए की मात्रा दोगुनी होती है लेकिन क्रोमोसोम की मात्रा सेम रहती है। तो बात यही है कि वहाँ पर डायड और मोनाइड इस फॉर्म में आगे प्रक्रिया चलती है और उस वजह से क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कॉन्स्टेंटली वही मौजूद रहता है वास्तव में, और डीएनए की मात्रा आधी या डबल होती है। तो ये मोनाड एंड डायड का फॉर्म हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम इस पर बात करते हैं कि आखिर ये न्यूक्लियोसोम था क्या। एक बार फिर से पूरी लैंग्वेज के बेसिस पर स्टडी हो जाए। वैसे तो हम लोगों ने स्टडी ये कर लिया है कि ये सब क्या है। इसमें कुछ साइंटिस्ट आएंगे तो उन पर थोड़ी चर्चा होती है।
इसमें हम देखें न्यूक्लियोसोम मॉडल, ठीक है। न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल, ये न्यूक्लियोसोम मॉडल को एक्सप्लेन करने वाला साइंटिस्ट था पी ऑडेट ने ये दिया था। यह है गुणसूत्र की संरचना की इकाई के रूप में माना जाता है। संरचना के रूप, इकाई के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में लिखा है अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसे देखें, जैसे यहाँ हम बात करें एक डायग्राम की, ऐसा एनसीईआरटी में 12th में दिया है। तो यहाँ ये धागे नुमा संरचना है, ऐसा एनसीईआरटी ने बिल्कुल दे रखा है। ऐसे कुछ जाल नुमा संरचना अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो दिखाई देगी। इन पर कुछ हमें मोतियों के बीड्स ऑन स्टिक, ये मोतियों के समान जो संरचना हमें नज़र आ रही है वो वास्तव में एक न्यूक्लियोसोम, ये अपने आप में एक न्यूक्लियोसोम, ये तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्रोमेटिन पर यह मोतियों के समान, मोतियों के समान दिखाई देते हैं। ऐसे एक साइंटिस्ट हुए पी ऑडेट, ये पी ऑडेट ने न्यूक्लियोसोम शब्द प्रतिपादित किया था। ये साइंटिस्ट खास है थोड़ा, पी ऑडेट, इन्होंने न्यूक्लियोसोम शब्द दिया। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बन चुका है एनसीईआरटी पर कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाए तो ये क्रोमेटिन है, इन क्रोमेटिन पर धागे नुमा ये जो वीड लाइक स्ट्रक्चर है वो हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो उसकी मैंने व्याख्या की है, पी ऑडेट ने इन्हें नाम दिया, कह सकते हैं। अच्छा, इसको एक नाम साइंटिस्ट ने और दिया था, इन्हें नू एन्यू कण के रूप में भी
जाता है, जाता है, ऐसे। बाकी यहाँ पर वो दोबारा लिखे जा सकते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम में ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन होती है, एक लिंकर हिस्टोन प्रोटीन होती है और 200 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स युक्त डीएनए होते हैं, जो अभी अभी मैंने बोर्ड पर आपके लिए लिखे थे। तो एज इट इज़ उनको लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हैं एक खास बात, न्यूक्लियोसोम में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन द्वारा, हिस्टोन प्रोटीन द्वारा स्थायी रूप में व्यवस्थित होते, स्थायी रूप में व्यवस्थित होते। अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता तो डीएनए स्टेबलाइज्ड फॉर्म में नहीं पाए जाते। आप कह सकते हैं 6 न्यूक्लियोसोम तथा डीएनए मिलकर सोलेनॉइड संरचना बनाते। अब इन सोलेनॉइड की कॉइलिंग कंडेंसेशन कहा जाता है। तो ये 36 डिग्री एंगल पर सोलेनॉइड आपस में कॉइल होते हैं और फिर जाके क्रोमेटिन थ्रेड का निर्माण करते हैं। इसी कॉइलिंग और कंडेंसेशन में नॉन हिस्टोन प्रोटीन इनकी मदद करती है और फिर जाके एक क्रोमेटिन जो कि यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म में बदल जाता है। सोलेनॉइड संरचना बनाते हैं जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से नॉन हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से क्रोमेटिन में बदलते अब याद करो, हमने जब आपको क्रोमेटिन पढ़ाया था तब स्पष्ट बात करी थी कि यू क्रोमेटिन क्या होते हैं और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। कह सकते हैं यह है यू क्रोमेटिन तथा हेटेरोक्रोमेटिन में बटे रहते। बाकी इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यू क्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन में बाकायदा हमने एक टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन दी थी। इसमें हम लोगों ने बाकायदा डिफरेंस की स्टडी की थी। तो ये हेटेरोक्रोमेटिन एंड यू क्रोमेटिन की कहानी है और यही क्रोमेटिन बाद में क्रोमेटिड
और क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, कुंडलन, कुंडलित, एवं संघनन मतलब कंडेंसेशन होकर क्रोमैटिड एवं क्रोमोसोम में बदलते तरीके आपका एक क्रोमोसोम की व्याख्या हो जाती है। क्रोमोसोम में किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंस होते हैं, मौजूद होते हैं, है ना। ओके, अब हम एक कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोसोम से रिलेटेड। इससे रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, कह सकते हैं क्वेश्चन जैसे 4 न्यूक्लियोसोम में कितने हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित है, कितने न्यूक्लियोसोम, कितने हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होंगे। तो एक न्यूक्लियोसोम में कितने हिस्टोन प्रोटीन है? 9। क्यों? क्योंकि 8 ऑक्टामर में और 1 लिंकर, तो यहाँ 4 न्यूक्लियोसोम की बात की जाती है। तो कितने हो गए? ऑप्शन बनाओ, जैसे 9 है, दूसरा है आपके 36 है, इसमें तीसरा ऑप्शन 32 भी आ सकता है, चौथा ऑप्शन जैसे इसमें 8 रखा जा सकता है। अब यहाँ राइट आंसर बनना है ये, क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर हमें 9 हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं, मतलब 4 न्यूक्लियोसोम में हमें 36 हिस्टोन प्रोटीन नजर आएंगे। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो ये, एक न्यूक्लियोसोम पर स्थित डीएनए की लंबाई होगी, कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी? तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे?
इसे कैलकुलेट करने का तरीका ये है, चलो पहले ऑप्शन बना देते हैं। ऑप्शन है जैसे 200 एंगस्ट्रॉम। दूसरा ऑप्शन है 68 एंगस्ट्रॉम। तीसरा ऑप्शन है 680 एंगस्ट्रॉम ऐसे। और चौथा ऑप्शन है 34 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट करें तो समझे कैसे। एक न्यूक्लियोसोम पर 200 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हुआ 200 इंटू 34 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो ये कितना हो गया, ये तो ये हो जाता है आपका 68, ये 20। अच्छा, अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर दें एन एम, तो क्या देखेंगे, ये हो जाएगा ये। तो ये राइट आंसर हो जाएगा एन एम की कैलकुलेशन, ये इस तरीके से। तो 680 एन इसमें काउंटिंग हो जाएगी। अब हम अगला क्वेश्चन बात करें, न्यूक्लियोसोम की क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति किससे प्रदर्शित होती है। जैसे आर्जिनिन, लाइसिन and tryptophan plus both first and second. Right answer is 4th। आर्जिनिन लाइसिन की वजह से ही न्यूक्लियोसोम में क्षारीय प्रकृति की आती है, प्लस इसमें हमें ये दिखाई देती है। इस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टडी किया है। ओके, अब जैसे कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं, कोशिका चक्र, हालांकि सेल डिवीजन से रिलेटेड है। कोशिका चक्र की किस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन
किस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण किया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, अक्सर एग्जाम में आता है, तो आप इन्हें अपने नोट्स में जगह दें। पहला ऑप्शन है G1 फेज, दूसरा ऑप्शन है S फेज, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए G2 फेज, चौथा ऑप्शन है M फेज। तो राइट आंसर बनेगा S फेज। S फेज में हिस्टोन प्रोटीन बनाए जाते हैं, ऐसा एनसीईआरटी लिखता है। क्लियर? इसके बाद में बात आती है क्रोमैटिन को अभिरंजित किया जाता है। किससे अभिरंजित करते हैं? एसिटोकार्मिन, दूसरा मिथाइल ब्लू, तीसरा कॉटन ब्लू एंड चौथा ऑप्शन इज जेनस ग्रीन बी। किससे अभिरंजित करोगे? एसिटोकार्मिन से हम इसको स्टेन करते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इनिशियल फेज के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब जैसे कुछ देखो आजकल हो क्या रहा है, आजकल एग्जामिनर के सामने एक शर्त होती है कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाना, इसलिए वो क्या करते हैं, कि एक से ज़्यादा कंसेप्ट को आपस में जोड़ के क्वेश्चन बनाता है। ओके, तो ये अब हम अगले लेक्चर में कुछ जॉइंट क्रोमोसोम की बात करेंगे। जॉइंट क्रोमोसोम पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस तरीके से हम जॉइंट क्रोमोसोम, इसमें पॉलीटिन एंड लैम्प्रबरस क्रोमोसोम स्टडी में चल रहे हैं, तो हम आज की डेट में एक क्रोमोसोम कंप्लीट कर लेंगे। पॉलीटिन लैम्प्रबरस हालांकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो इसीलिए हम उन पर भी डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी में इसमें कनेक्शन है उनका। ठीक है, ओके, थैंक यू।